देखो 1900 प्रश्न है। 11.4 का तीसरा प्रश्न था। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं DBC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो चित्र बनाओ। जैसे प्रश्न कह रहा है, उसने कहा कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज है ABC और DBC। तो यहाँ पर चित्र में देखो, यह है एक ही आधार कौन सा हो गया BC, और इसके ऊपर त्रिभुज कौन सा ABC, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है DBC। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए और दोनों का आधार क्या है BC है। और इसके अंदर बाद में देखो AD और BC परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो AD और BC परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? O पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो अब लिख लो दिया हुआ में क्या है कि एक ही आधार BC पर त्रिभुज ABC व DBC है और AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह हमें दिया हुआ प्रश्न में। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रचना करनी है कि इस त्रिभुज ABC में AM लंब किसके ऊपर? BC के ऊपर डालना है। तो AM लंब है किसके ऊपर? BC के ऊपर। और दूसरा त्रिभुज DBC में DN, ठीक है, DN लंब किसके ऊपर है? BC के ऊपर। तो DN लंब है BC के ऊपर। तो ये दो रचना हो गई। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है वो लेके चलते हैं उत्पत्ति में। देखो लेफ्ट साइड में क्या लेके आना हमें? ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो वही लेके चलता हूं मैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC में 1/2 आधार क्या हो जाएगा? BC, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? AM। तो 1/2 आधार BC हो गया और ऊंचाई क्या हुई? AM। किसमें? त्रिभुज ABC में। और त्रिभुज DBC में देखो आधार वही BC हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी? DN। तो 1/2 आधार BC हो गया और ऊंचाई क्या हो गई? DN। ठीक, इसको समीकरण 1 दे दो। यहाँ पे देखो 1/2 से 1/2 कट गया और BC से BC कट गया। तो क्या बच रहा है? AM बटा DN। और लेफ्ट साइड में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है? लेफ्ट साइड तो आ गई, राइट साइड में AM बटा DN को हटा के क्या लेके आना है? AO बटा DO लेके आना है। ठीक है, और उसके लिए क्या करेंगे? ये दो त्रिभुज लेंगे AMO और DNO। ये दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। और चित्र में देख लो AMO और DNO, ये दो त्रिभुज लेने और इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखो त्रिभुज AMO में कोण AMO बराबर है किसके? DNO के। कोण DNO के। और ये दोनों क्यों बराबर है? 90 डिग्री के हैं। और 90 डिग्री क्यों है? रचना से है। ठीक है, क्योंकि हमने लंब डाला था AM, तो यहाँ M के ऊपर 90 डिग्री कोण बन रहा है। और DN लंब डाला था तो N के ऊपर भी कितना बनेगा? 90 डिग्री कोण। तो ये दो 90 डिग्री हो गए रचना से। और दूसरा देखो कोण AOM बराबर है कोण DON के। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। चित्र में देखो AOM, तो एक तो ये कोण हो गया, और दूसरा DON, तो ये आमने सामने कोण ही क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। और किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गए तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अतः त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज DNO के। कौन से नियम से? डबल समरूपता नियम से। और अगर ये दोनों समरूप है, ठीक है, तो इनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो संगत भुजा देखो यहाँ पे AM के संगत यहाँ पर क्या है? DN। तो AM बटा DN का अनुपात किसके बराबर लेके आना हमें? AO बटा DO। तो AO बटा DO के बराबर। ये समीकरण 2 हो गई। और हमें क्या करना है? AM बटा DM का मान AM बटा DN का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या था? देखो लेफ्ट साइड त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, वो तो आ गया यहाँ पे बराबर। राइट साइड में क्या था? AM बटा DN था। तो उसकी जगह समीकरण 2 से मान क्या रखेंगे? AO बटा DO। तो AM बटा DN की जगह आ गया AO बटा DO। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया।
देखो 20वां क्वेश्चन, बारहवीं प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 3 था, पेज नंबर 203 के ऊपर। दी गई आकृति में चतुर्भुज एबीसीडी में AB बराबर AC बराबर AD हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण BAD बराबर 2 कोष्टक कोण BDC प्लस कोण CBD। ठीक है, ये चित्र हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस चित्र में क्या कह रहा है, AB बराबर AC बराबर AD, ये तीनों बराबर है। तो ये हमें दिया हुआ प्रश्न में लिख लो, AB बराबर AC बराबर AD। अगर ये AB AC और AD अगर तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, A वर्त का केंद्र हो गया, इस वर्त का केंद्र क्या हो गया A, और ये AB और AC और AD ये क्या हुई, इस वर्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, अर्थात बिंदु BCD बिंदु A से BCD बिंदु A से क्या है, समान दूरी पर है, और समान दूरी पर होने का मतलब ये क्या हुआ, A वो इस वर्त का केंद्र हो गया। सिद्ध क्या करना है वो देखो, कोण BAD बराबर 2 कोष्टक कोण BDC प्लस कोण CBD। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, कोण B जो बिंदु B है, B को किससे मिलाया, D से, तो B को D से मिलाने पर यह मिलाया। ठीक है, अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, उत्पत्ति में कोण BAC बराबर क्या होगा, 2 गुणा कोण BDC। क्यों होगा, देखो BAC चाप BC द्वारा केंद्र में बना कोण है, BAC चाप BC द्वारा केंद्र में बना कोण BAC, इसी चाप BC द्वारा शेष भाग पे अंतरित कोण BDC का। ठीक है, तो केंद्र में बना कोण शेष भाग में बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो कोण BAC किसके बराबर होगा, कोण BDC के दुगुने के बराबर। ये क्या होगा, समीकरण 1 नीचे कारण लिख दो, चाप BC द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। और इसी प्रकार से देखो कोण CAD, तो CAD चाप CD द्वारा केंद्र पे बना कोण CAD किसके बराबर होगा, शेष भाग पे बने कोण के दुगुने के बराबर। तो शेष भाग पे बना कोण कौन सा है, CBD, इसी चाप CD द्वारा शेष भाग पे बना कोण CBD, तो कोण CBD के दुगुने के बराबर होगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 दे दो, कारण वही लिखना है, चाप CD द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोण BAC प्लस समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोण CAD। ठीक है, ये तो लेफ्ट में ऐड हो गया। उसके बाद में देखो बराबर का चिन्ह राइट हैंड साइड में, देखो समीकरण 1 का राइट हैंड साइड क्या, 2 कोण BDC प्लस समीकरण 2 का राइट हैंड साइड क्या, 2 कोण CBD। ठीक है, अगर यहाँ पे चित्र से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा BAC और CAD। देखो चित्र में BAC और CAD, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, पूरा कोण बन जाएगा BAD। तो मैंने वहां पर क्या लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के कोण BAD, बराबर की जगह बराबर आ गया। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कोण BDC प्लस कोण CBD, और ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, देखो 21वां प्रश्न है, 13वीं प्रश्नावली का तीसरा उदाहरण था ये। त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य 2 भुजाओं AB व AC को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q व R पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर 1/2 गुणा AB प्लस BC प्लस C है या AC। प्रश्न में चित्र हमें दिया हुआ नहीं था, तो चित्र देख लो पहले। त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है। ठीक है, तो इस त्रिभुज ABC की भुजा BC को ये भार, इस त्रिभुज के भार बनने वाला वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कहा, तथा अन्य 2 भुजाओं AB व AC को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q व R पर स्पर्श करता है। ठीक है, AB को आगे बढ़ाने पर कहाँ पे, Q पर स्पर्श करता है ये वृत्त, और AC को आगे बढ़ाने पर कहाँ पे स्पर्श करता है, बिंदु R पर स्पर्श करता है। तो दिया हुआ में यही लिखेंगे हम, त्रिभुज ABC की भुजा BC को वृत्त P पर एवं AB व AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q व R पर स्पर्श करता है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, AQ बराबर 1/2 गुणा AB प्लस BC प्लस C है, जो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है,
उपपत्ति में देखो ए क्यू किसके बराबर होगा, ए आर के। इसको समीकरण 1 दे दो। क्यों होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है या उसकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। और यहाँ पे बाह्य बिंदु कौन सा है, ए, और खींची गई स्पर्श रेखा कौन सी है, ए क्यू और ए आर। तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, ए क्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए आर के। इसी प्रकार बी क्यू बराबर क्या हो जाएगी, बीपी के। इसको समीकरण 2 दे दो। तो बी क्यू में बी बाह्य बिंदु है और स्पर्श रेखा कौन सी है, बी क्यू और बीपी। ठीक है। और तीसरा सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सीपी के। इसको समीकरण 3 दे दो। तो सी आर में यहाँ पे सी बाह्य बिंदु है, ये सी आर स्पर्श रेखा है और दूसरी स्पर्श रेखा कौन सी है, सीपी। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। ये समीकरण 3 हो गई। अब देखो आगे हम क्या लिख सकते हैं, हमें सिद्ध करना था लेफ्ट साइड में क्या लेके आना था, ए क्यू। तो इसको क्या लिखूंगा, ए क्यू प्लस ए आर। ठीक है। तो ए क्यू प्लस ए आर को लिख क्या सकते हैं हम, ए क्यू को मिल क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी क्यू। टुकड़े करके लिखूंगा ए क्यू का, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी क्यू। चित्र में देख सकते हो ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस बी क्यू। ठीक है, ए बी प्लस बी क्यू। तो ए क्यू की जगह क्या लिखा मैंने, ए बी प्लस बी क्यू। उसके बाद में किसका चिन्ह था, प्लस का, तो यहाँ प्लस आ गया। और ए आर की जगह क्या लिखा, तोड़कर ए सी प्लस सी आर। चित्र में देखो ए आर की जगह क्या लिखा, ये पूरा ए आर था, तो इसको तोड़ के क्या लिखेंगे, ए सी प्लस सी आर। तो यहाँ पे आ गया ए सी प्लस सी आर। ठीक है। और अब देखो आगे ए क्यू की जगह ए क्यू आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया। ए आर की हमें जरूरत नहीं है, तो ए आर की जगह क्या लिखना है, ए क्यू। ठीक है, क्या लिखा है, ए क्यू बराबर क्या है, ए आर है। तो ए आर की जगह क्या आ गया, ए क्यू आ गया। बराबर की जगह बराबर आ गया, ए बी हमें जरूरत थी, सेम टू सेम लिख लिया। प्लस की जगह प्लस आ गया, बी क्यू को हटाना है, और बी क्यू किसके बराबर है, बीपी के। तो बी क्यू बराबर क्या आ गया, बीपी। ठीक है। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस आ गया, ए सी की जरूरत है, ए सी आ गया, प्लस सी आर किसके बराबर, सीपी के। तो सी आर को हटा के क्या लिख दिया, सीपी। ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे इस स्टेप में, क्या किया, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखा है। ए आर की जगह ए क्यू आ गया, बी क्यू की जगह बीपी आ गया, और सी आर की जगह सीपी है, बाकी सेम है। अब ए क्यू प्लस ए क्यू क्या हो गया, 2 ए क्यू हो गया। बराबर की जगह बराबर आ गया, ए बी की जगह ए बी आ गया, ए सी की जगह ए सी आ गया, और इन दोनों को पास में लिख लिया, बीपी प्लस सीपी। तो बीपी प्लस सीपी। और चित्र में देख सकते हो बीपी प्लस सीपी किसके बराबर है, देखो चित्र में बीपी प्लस सीपी किसके बराबर है, बीसी के। तो इसको हटा के, इन दोनों को हटा के इसकी जगह क्या लिख दूंगा, बीसी। ठीक है। प्लस की जगह प्लस आ गया, ए सी की जगह ए सी आ गया, ए बी की जगह ए बी आ गया। ये 2 कहां से आया, ए क्यू के साथ 2 गुणा हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, भाग। ठीक है ना, 1/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ए क्यू। तो ए क्यू बराबर क्या हो गया, 1/2 ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है ना। तो क्रम से जमाएंगे इसको, तो बी सी को पहले लिख लेंगे। तो ए क्यू की जगह ए क्यू आ गया, बराबर की जगह बराबर आ गया, 1/2 ए बी प्लस बी सी को पहले लिख लो और ए सी को बाद में लिख लो। ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ये हमें सिद्ध करना था। 22वां प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी के परिगत वर्त की रचना कीजिए जबकि BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 60 डिग्री हो। तो त्रिभुज ABC बनाने के लिए सबसे पहले भुजा BC खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर हो। और मैंने यहाँ पे भुजा BC पहले से खींच रखी है जिसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो ABC भुजा हो गई। उसके बाद में हमें क्या करना है, बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रकार को बिंदु B पर रखेंगे, इच्छानुसार खोल के एक चाप काटेंगे और ये चाप BC को जहाँ पर काट रहा है वहाँ पे आप प्रकार रखेंगे। ठीक है। तो BC को जहाँ काट रहा है वहाँ पे प्रकार रख के उतना ही खुला रखना है प्रकार को जितना पहला था, और एक चाप और काटना है जो पहले वाले चाप को काट रहा है। अब पहले वाले चाप को जहाँ पे काट रहा है वहाँ बिंदु लगा लो, और इस बिंदु को हमें किससे मिलाना है, बिंदु B से मिलाना है। तो मिला दो। ठीक है। तो ये मिला दिया और यही हमारा 60 डिग्री का कोण है। तो इसको यहाँ पे लिख दो, 60 डिग्री का कोण।
और इस 60 डिग्री का जो कोण बना रही है उस रेखा के ऊपर बिंदु ए प्राप्त करना है तो कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले प्रकार को 5 सेंटीमीटर का खोल लेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर चाप काटेंगे। बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और ये चाप जहाँ कट रहा है वहाँ पे क्या लगाएंगे, बिंदु ए। इस बिंदु ए को हमें किससे मिलाना है, बिंदु सी से मिलाना है। तो बिंदु ए को सी से मिला दो। ठीक है, तो ये हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। अब इस त्रिभुज ABC के परिगत एक वर्त बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज की किसी भी दो भुजा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। और मैं यहाँ पे कौन सी भुजा का लंब समद्विभाजक खींच रहा हूँ, AC और BC का। तो सबसे पहले AC भुजा का लंब समद्विभाजक देखो। उसके लिए क्या करेंगे, प्रकार को C पे रखो, आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप AC भुजा के नीचे की तरफ और दूसरा चाप AC भुजा के ऊपर की तरफ। ठीक है, और फिर प्रकार को A पे रखना है और एक चाप उतनी लंबाई का प्रकार रखना है ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। ये दोनों चाप जहाँ कट रहे हैं वहाँ बिंदु लगा लो। और इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दो। ठीक है, मिला दिया। तो ये क्या हो गया, भुजा AC का लंब समद्विभाजक हो गया। अब हमें क्या करना है, BC भुजा का लंब समद्विभाजक ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रकार को बिंदु C के ऊपर रखो। ठीक है, तो C के ऊपर रख के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। एक चाप BC भुजा के ऊपर की तरफ और दूसरा चाप BC भुजा के नीचे की तरफ। प्रकार को अब इतना खुला रखना है और दूसरा चाप हमें क्या करना है, बिंदु B से काटना है। तो बिंदु B पे रख के एक चाप BC भुजा के ऊपर की तरफ और दूसरा चाप BC भुजा के नीचे की तरफ। और ये दोनों चाप जहाँ काटा हुआ बिंदु लगा लो और इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दो। ठीक है, तो ये भुजा BC का लंब समद्विभाजक हो गया। और ये दोनों लंब समद्विभाजक जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ बिंदु लगा दो और इस बिंदु का नाम दे दो O। और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र। तो बिंदु O को केंद्र मान के शीर्ष A तक की त्रिज्या लेके तो प्रकार को O से लेके A तक खोलकर एक वर्त हमें बनाना है। और ये वर्त कहाँ से गुजरेगा, त्रिभुज के शीर्ष A, B और C से गुजरेगा। देखो, ठीक है, बन गया वर्त, परिगत वर्त। परिगत वर्त जो त्रिभुज के शीर्ष A, B और C से गुजर रहा है। ठीक है, ये हमारा अभिष्ट परिगत वर्त है जो हमें बनाना था। अब देखो इसकी रचना के पद क्या होंगे। पहला पद क्या है, दिए गए माप के आधार पर त्रिभुज ABC की रचना की। तो त्रिभुज ABC की रचना कर दी दिए गए माप के आधार पर। आधार क्या था, BC, B के ऊपर 60 डिग्री का कोण,
और ये कितनी थी, एस ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर का चाप काटा था हमने। उसके बाद में देखो भुजा ए सी व बी सी के लंबसम द्विभाजक खींचकर परिकेंद्र ओ प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये भुजा ए सी का लंबसम द्विभाजक आ गया, ये भुजा बी सी का लंबसम द्विभाजक आ गया। अब ये दोनों लंबसम द्विभाजक जहां काट रहे हैं वहां पे क्या आ गया, परिकेंद्र ओ प्राप्त कर लिया। ठीक है, परिकेंद्र ओ प्राप्त किया। उसके बाद में देखो परिकेंद्र ओ से एक शीर्ष ए तक त्रिज्या लेकर एक वर्त की रचना की तो त्रिभुज ए बी सी के सभी शीर्षों से गुजरता है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे वही किया था, यहाँ इस परिकेंद्र से शीर्ष ए तक की त्रिज्या लेके एक वर्त की रचना की जो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी से गुजरता है, और यही हमारा त्रिभुज एबीसी का अभिष्ट परिगत वर्त है। ठीक है।